वेलकम बैक फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपके साथ मैं कवर करने वाला हूं, पर्सन एंड एसएससी। वहां पर था पी फॉर प्रीवियस ईयर, ए फॉर असेसमेंट ईयर, यहाँ पर है पी फॉर पर्सन एंड ए फॉर एसएससी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। जनरली एग्जाम में डायरेक्ट डेफिनेशन नहीं बनती है या क्वेश्चन बहुत रेयरली पूछा जाता है, बट अगर क्वेश्चन पूछ लिया गया तो बेटा ये बोनस होगा आपके लिए। पर्सन एंड एसएससी। एसएससी की डेफिनेशन जनरली शुरू होती है, लिखा होता है एसएससी मीन्स एवरी पर्सन। ठीक है, एसएससी मीन्स एवरी पर्सन। इसका मतलब एसएससी को शुरू करने से पहले यहां पर पढ़ना जरूरी है मीनिंग ऑफ पर्सन। अगर पर्सन की बात करें तो डिक्शनरी मीनिंग क्या होता है? पर्सन का मतलब होता है अ नेचुरल ह्यूमन बीइंग। पर्सन का मतलब होता है एक इंडिविजुअल। ठीक है, वो मेल फीमेल मेजर माइनर कोई भी हो सकता है। मगर अंडर इनकम टैक्स एक्ट पर्सन को डिफाइन किया गया है और इसमें नेचुरल एंड आर्टिफिशियल दोनों तरह के पर्सन को रखा गया है। द मेन ऑब्जेक्टिव टू गिव डेफिनेशन ऑफ पर्सन टू इंक्लूड एवरी इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो पैसा कमाता है या पैसा कमा सकता है। अंडर इनकम टैक्स एक्ट हमें 7 कैटेगरी दी गई है पर्सन की, और मेन ऑब्जेक्टिव है कि देखिए, अगर आप पैसा कमाते हैं तो हम आपको कहीं ना कहीं पकड़ लेंगे। रीजन बीइंग, एसएससी की डेफिनेशन शुरुआत होती है एवरी पर्सन। ठीक है, तो अगर कोई एंटिटी पर्सन है तभी वो एसएससी के डेफिनेशन में शामिल हो सकती है। अगर एक एंटिटी पैसा कमा रही है मगर इनकम टैक्स में उसको पर्सन नहीं माना गया तो बट ऑब्वियसली उसको एसएससी भी नहीं माना गया जा सकता। ठीक है, और जब डेफिनेशन आप पढ़ लेंगे तो बेटा यू विल कम टू नो कोई भी ऐसा एंटिटी नहीं है, कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं है जिसे पर्सन की डेफिनेशन में शामिल नहीं किया जा सके। इवन भगवान को भी डेफिनेशन में कवर कर लिया गया। मूवी देखी थी ना, ओ एम जी, ओ माई गॉड, भगवान के ऊपर केस हो गया था। बट ऑब्वियस है, भगवान के ऊपर जो केस हुआ था किसके थ्रू हुआ था? जो उनके डाइटीज थे, जो उनकी पूजा करते थे, ठीक है, उनको नोटिस भेजा गया था। ऐसे ही यहाँ पर अगर भगवान से टैक्स चार्ज करना है ना इनकम के ऊपर, तो जो टैक्स रिकवर किया जाएगा वो उनके डाइटीज से किया जाएगा। ठीक है, ये सारा डिस्कस करेंगे। चलिए, तो पर्सन की डेफिनेशन शुरू करते हैं। पर्सन की डेफिनेशन दी गई सेक्शन 2 क्लॉज 31 में। याद रहे वेल एंड गुड, नहीं याद रहे ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर्सन, पर्सन सेक्शन 2 क्लॉज 31 बेटा, और ये है पर्सन इंक्लूड्स, इंक्लूसिव डेफिनेशन है। पर्सन इंक्लूड्स, पहला पॉइंट है इंडिविजुअल। पहली पॉइंट है इंडिविजुअल। ठीक है, 7 पॉइंट्स हैं, एक बार पढ़ लीजिए बुक में, नोट्स आपको दिए गए, रेफर कर लीजिए। पर्सन इंक्लूड 7 पॉइंट है। इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एओपी दैट इज आरटीपी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, और बीओपी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। 6 पॉइंट है लोकल अथॉरिटी, एंड 7 पॉइंट है एवरी अदर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन नॉट इंक्लूडेड अबव। 7 कैटेगरी है, वन बाय वन मैं आपको करा रहा हूँ। ये 7 याद करना, और हो सके तो बेटा सीक्वेंस में याद रखिएगा, बेटर रहेगा। ठीक है, पर्सन इंक्लूड्स, सबसे पहला है इंडिविजुअल। पर्सन में क्या शामिल किया जाता है? इंडिविजुअल को। मतलब अगर एक इंडिविजुअल पैसा कमाता है तो उससे टैक्स डिमांड किया जा सकता है। पर्सन में शामिल होने का ऑब्जेक्टिव यही है, पर्सन को डिफाइन करने का ऑब्जेक्टिव यही है कि अगर आप पैसा कमाते हैं तो हम आपसे टैक्स डिमांड कर सके। तो पहली कैटेगरी है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल, ठीक है, इंडिविजुअल अगर इनकम अर्न करता है तो टैक्स इंडिविजुअल को ही पे करना पड़ेगा। इंडिविजुअल में कौन शामिल होगा? इंडिविजुअल का मतलब क्या है? नेचुरल ह्यूमन बीइंग, नेचुरल ह्यूमन बीइंग। इसमें बेटा मेल एंड फीमेल दोनों शामिल होंगे। तो याद रखिएगा, पूरे इनकम टैक्स एक्ट में जो कंसेप्ट एक मेल पर एप्लीकेबल है वही सेम फीमेल पर एप्लीकेबल है। तो अगर मैं टैक्स रेट यूज करते हुए वर्ड यूज करूं ही, तो ही का मतलब वहां पर शी भी है। ठीक है, जब तक किसी स्पेसिफिक सेक्शन में लिखा हो कि ये सेक्शन पर्टिकुलर सिर्फ फीमेल्स के बेनिफिट के लिए है, ठीक है, तो वो मेल फीमेल दोनों पर एप्लीकेबल होगा। तो इंडिविजुअल का मतलब है नेचुरल ह्यूमन बीइंग, जिसमें मेल फीमेल दोनों शामिल होता है। इवन मेजर एंड माइनर दोनों शामिल होता है। ठीक है, तो चाहे 18 साल से कम उम्र का व्यक्ति है या 18 साल से ज्यादा का है, उसको इंडिविजुअल कहा जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरी डॉटर इनकम अर्न करती है, ठीक है, और इनकम
एग्जाम्पशन लिमिट से ज्यादा है तो उसको भी टैक्स पे करना पड़ेगा, बट श्योरली शी इज माइनर, ठीक है, तो उसको रिप्रेजेंट मैं करूंगा, ये मेरी वाइफ करेंगी बिफोर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ठीक है जी। तो इंडिविजुअल मतलब नेचुरल ह्यूमन बीइंग, तो अगर एक इंडिविजुअल पैसा कमाता है तो टैक्स पे करने की जिम्मेदारी किसकी होगी? इंडिविजुअल की होगी। अगर इंडिविजुअल पैसा कमाता है तो टैक्स पे करने की जिम्मेदारी किसकी होगी? इंडिविजुअल की होगी। ये मैं एम्फसाइज कर रहा हूं क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये मैं कनेक्ट करता जाऊंगा, ठीक है। एग्जाम, अब जरा ध्यान से इसका एग्जांपल लिखिए। मिस्टर ए वर्किंग विद Mr. A working with XYZ Limited. Salary 5 लाख। मिस्टर ए XYZ लिमिटेड में काम कर रहे हैं। देखो टैक्स कितना होगा वी आर नॉट कंसर्न, अभी बात करो। मिस्टर ए XYZ लिमिटेड में काम कर रहे हैं तो इस 5 लाख के ऊपर टैक्स पे करने की जिम्मेदारी किसकी होगी? मिस्टर ए की होगी। तो अगर एक इंडिविजुअल पैसा कमाता है तो उस पर टैक्स पे करने की जिम्मेदारी किसकी होगी? इंडिविजुअल की होगी, ठीक है। नंबर 2, सेकेंड कैटेगरी हमारे पास क्या है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो सेकंड टैक्स पेयर की कैटेगरी क्या है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF। इसको हिंदू ज्वाइंट फैमिली भी कहा जाता है, ठीक है, इसको हिंदू ज्वाइंट फैमिली भी कहा जाता है। ऑल्सो कॉल्ड हिंदू ज्वाइंट फैमिली, ठीक है। तो हिंदू अनडिवाइड फैमिली है, हिंदू ज्वाइंट फैमिली, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक चीज और, HUF includes Sikh joint family and Jain joint family, ठीक है। सिक्स ज्वाइंट फैमिली एंड जैन अनडिवाइडेड ज्वाइंट फैमिली, इनके ऊपर भी जो हिंदू लॉ है, ठीक है, वो एप्लीकेबल होता है, हिंदू लॉ एप्लीकेबल होता है। क्रिश्चियन अनडिवाइडेड फैमिली का कंसेप्ट आपको कहीं पढ़ने के लिए नहीं मिलेगा। और अगर मुस्लिम अनडिवाइडेड फैमिली, मैंने एक बार देखा था, मेरे को अब इसलिए ध्यान रखता है, एक बार मैंने अपने एरिया में बोर्ड लगा हुआ देखा था, ठीक है। तो अगर मुस्लिम अनडिवाइडेड फैमिली का बेटा कंसेप्ट है तो इनके ऊपर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का लॉ एप्लीकेबल नहीं होता, तो इन्हें हम कैटेगरी 7 में लेकर जाएंगे, कैटेगरी 5 में लेकर जाएंगे, ये मैं आगे आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में सिख ज्वाइंट फैमिली एंड जैन अनडिवाइडेड फैमिली भी शामिल होती है, ओके। चलो अब बात करते हैं HUF की बात करें। HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है। मैरिज के साथ ही हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का क्रिएशन हो जाता है, मतलब जिस डेट पर मेरी मैरिज हुई थी तो वही डेट है मेरे लिए मेरी क्रिएशन ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। बाद में जैसे ही मेरी HUF क्रिएट हुई उसमें मैं मेरी वाइफ मेंबर हो गए, ठीक है। कुछ टाइम बाद जब मेरी डॉटर हुई तो वो ऑटोमेटिकली HUF का मेंबर बन गई, ठीक है। तो मेरी HUF में 3 मेंबर है, मैं अपने फादर की HUF का भी मेंबर हूँ, ठीक है। तो मेरे फादर की जो HUF हैं उनके हेड कौन होंगे? फादर होंगे। और उस HUF की डेट ऑफ क्रिएशन क्या होगी? जिस डेट पर मेरे फादर मदर की मैरिज हुई थी, समझ रहे हैं बेटा। तो जिस डेट पर एक हिंदू फैमिली में या फिर सिख फैमिली में या फिर जैन फैमिली में मैरिज होती है वो होती है क्रिएशन ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है, हो जाता है। तो एक पॉइंट पर एक इंडिविजुअल मल्टीपल HUF का मेंबर हो सकता है, जैसे मैं अपनी HUF का हेड भी हूं और जो मेरे फादर की HUF है उसका मैं मेंबर हूं, ठीक है जी। चलिए अब मिस्टर ए की बात करते हैं। यहां पर HUF का कंसेप्ट क्या है कि अगर कोई बिजनेस, अगर कोई इनकम HUF के अंडर अर्न की जा रही है तो उस पर टैक्स पे करने की जिम्मेदारी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की होगी। उसके ऊपर उसके मेंबर टैक्स पे नहीं करेंगे, उसके ऊपर उसके मेंबर टैक्स पे नहीं करेंगे। पर्सन की डेफिनेशन को देने का 2 ऑब्जेक्टिव है। नंबर 1, हर वो व्यक्ति जो पैसा कमाता है उसको यहां पर शामिल किया जाए, और दूसरा यह भी बताया जाए कि टैक्स पे करने की जिम्मेदारी किसकी होगी। तो अगर इंडिविजुअल, देखिए मिस्टर ए की बात की थी, अगर मिस्टर ए इनकम अर्न कर रहे हैं, वो XYZ लिमिटेड में जॉब करके पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि मिस्टर ए इंडिविजुअल कैपेसिटी में पैसा कमा रहे हैं बेटा, तो इस 5 लाख के ऊपर टैक्स पे करेंगे मिस्टर ए एज एन इंडिविजुअल, ठीक है। उनकी रिटर्न जाएगी अपने नाम से, मिस्टर ए के नाम से। अब इस एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए
एक एचयूएफ है, ठीक है, एक एचयूएफ है, और इस एचयूएफ का जो प्रॉफिट है, इस एचयूएफ का जो प्रॉफिट है 6 लाख रुपए। इस एचयूएफ के प्रॉफिट में, इस एचयूएफ में जो मेंबर हैं, ठीक है, इस एचयूएफ के जो मेंबर हैं, ये है ए, मिसिज ए, फादर ऑफ ए, मदर ऑफ ए एंड ब्रदर ऑफ ए। तो बेटा समझिएगा, यहां पर ये जो 6 लाख रुपए का प्रॉफिट है, ये मिस्टर ए ने नहीं कमाया, ये मिसेस ए ने नहीं कमाया, ये फादर या मदर या ब्रदर ऑफ मिस्टर ए ने नहीं कमाया। ये एक बिजनेस रन कर रहे हैं जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के नाम पर रजिस्टर्ड है। मतलब जो बिजनेस कर रहा है वो ए या मिसेस ए इंडिविजुअल नहीं कर रहे, वो किस नाम से चल रहा है, वो नाम चल रहा है एचयूएफ के नाम से रजिस्टर्ड है, एचयूएफ के नाम से बैंक अकाउंट खुला हुआ है, एचयूएफ के नाम से ट्रांजेक्शन होती है। तो बट ऑब्वियस है, ये जो 6 लाख रुपए है, इसके ऊपर टैक्स पे करने की जिम्मेदारी क्या मिस्टर ए की इंडिविजुअली होगी? नो। क्या इसके ऊपर फादर ऑफ मिस्टर ए टैक्स पे करेंगे इंडिविजुअली? नहीं बेटा, यहां पर जो टैक्स पे किया जाएगा वो किसके नाम से पे किया जाएगा? एचयूएफ के नाम से। मतलब यहां पर मिस्टर ए को यहां पर एचयूएफ को अलग टैक्स पेयर माना जाएगा, ठीक है। तो यहां पर एचयूएफ अलग व्यक्ति है। अब ये जो 6 लाख रुपए के ऊपर टैक्स है, ये कौन पे करेगी? एचयूएफ की जेब से जाएगा भाई, एचयूएफ की जेब से जाएगा। और उसके बाद टैक्स पे करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो किस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा? अगर वो मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, मान लीजिए ए को जो प्रॉफिट का शेयर मिला, शेयर इन एचयूएफ, मान लीजिए ये मिला 1 लाख रुपए। अब समझिएगा बेटा, इनकम टैक्स का बड़ा सिंपल रूल है, एक दो एक्सेप्शंस भी हैं। एक इनकम एक बार टैक्सेबल होगी, दो व्यक्तियों के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगी। तो क्योंकि ये 6 लाख रुपए ऑलरेडी एचयूएफ के हाथ में टैक्सेबल हो चुका है, तो टैक्स पे करने के बाद जो मिस्टर ए को अपना शेयर मिला है, ठीक है, ये अब दोबारा टैक्सेबल नहीं होगा, ये दोबारा टैक्सेबल नहीं होगा, इनकम एक बार टैक्सेबल है, ठीक है। तो अब यहां पर मिस्टर ए को दो इनकम हो रही है, एक तो हो रही है अपनी सैलरी से इनकम, एक तो मिल रही है बेटा अपनी सैलरी से इनकम। ये इनकम टैक्सेबल होगी मिस्टर ए के हाथ में, ठीक है। मगर जो एचयूएफ से शेयर मिल रहा है, तो एचयूएफ की इनकम के ऊपर टैक्स पे करने की जिम्मेदारी एचयूएफ की है, उसके ऊपर मिस्टर ए टैक्स पे नहीं करेंगे, कोई और व्यक्ति टैक्स पे नहीं करेगा। क्लियर है ये? और ये जब मेंबर के हाथ में डिस्ट्रीब्यूट होती है वो क्या होती है? टैक्स फ्री। अभी याद कर लो, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। सो शेयर रिसीव्ड टू द मेंबर फ्रॉम हिज एचयूएफ, ठीक है, शेयर रिसीव्ड from a HUF in which individual is a member is fully tax free in his or her hand, क्योंकि उसके ऊपर टैक्स पे करने की जिम्मेदारी किसकी है? HUF की होती है। बराबर। चलो 2 पॉइंट हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। थर्ड कैटेगरी हमारे पास क्या है पर्सन की? सो पर्सन इंक्लूड्स इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। इंडिविजुअल की इनकम पर टैक्स इंडिविजुअल पे करेगा, एचयूएफ की इनकम पर टैक्स एचयूएफ पे करेगी। तो इनकम, इंडिविजुअल की इनकम कैलकुलेट करने का मेथड अलग होगा, एचयूएफ की इनकम कैलकुलेट करने का मेथड अलग होगा। थर्ड पॉइंट, person includes company. कंपनी इज एन आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। भाई आप सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं कंपनी लॉ, तो कंपनी लॉ में कंपनी की डेफिनेशन होगी, इट इज आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल का मतलब होता है जो व्यक्ति अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, जुडिशियल का मतलब होता है लीगल व्यक्ति। कंपनी को रिप्रेजेंट कौन करते हैं? कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं शेयर होल्डर्स, और शेयर होल्डर्स को कौन रिप्रेजेंट करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो प्रैक्टिकली जब भी कंपनी की कोई मीटिंग्स होती हैं तो वहां पर कौन पाया जाएगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। जो कंपनी जो व्यक्ति अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करता, कोई दूसरा व्यक्ति उसको रिप्रेजेंट करता है, वो कहलाता है आर्टिफिशियल, जैसे कंपनी। और दूसरा हो गया जुडिशियल। जुडिशियल मतलब एक लीगल व्यक्ति जिसके ऊपर केस कर सकते हैं या जो किसी और के ऊपर केस कर सकता है। तो कंपनी अगर किसी के ऊपर फ्रॉड करती है तो कंपनी के ऊपर केस किया जा सकता है, बट ऑब्वियसली कंपनी कोर्ट में नहीं आएगी, जो डायरेक्टर है या रिप्रेजेंटेटिव है वो बोर्ड में आएगा। अगर कंपनी के साथ कोई फ्रॉड करता है तो कंपनी उस व्यक्ति के ऊपर केस कर सकती है, बट ऑब्वियसली कौन केस करेगा? कंपनी तो खुद चल के नहीं जाएगा, जो कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं डायरेक्टर्स वो केस फाइल करेंगे, ठीक है। तो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। कंपनी पब्लिक भी हो सकती है, प्राइवेट भी हो सकती है, कंपनी गवर्नमेंट भी हो सकती है, कंपनी नॉन गवर्नमेंट भी हो सकती है, कंपनी इंडियन भी हो सकती है, कंपनी फॉरेन भी हो सकती है। हम यहाँ कोई पक्षपात नहीं कर रहे क्योंकि वर्ड क्या है बेटा? कंपनी।
तो कंपनी अगर टैक्स इनकम अर्न करती है तो उसके ऊपर टैक्स पे करने की जिम्मेदारी कंपनी की होगी, मतलब जो टैक्स है वो कंपनी की इनकम में से ही जाएगा। उस टैक्स के ऊपर, उस इनकम के ऊपर डायरेक्टर्स अपनी पॉकेट से टैक्स पे नहीं करेगा, शेयर होल्डर अपनी पॉकेट से टैक्स पे नहीं करेगा। तो अंडर इनकम टैक्स एक्ट कंपनी इज सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब कंपनी की इनकम पर टैक्स पे करने की जिम्मेदारी कंपनी की है, उसके शेयर होल्डर्स की नहीं है। ठीक है, तो कंपनी, अब समझिएगा, कंपनी टाटा लिमिटेड फॉर एग्जांपल, टाटा लिमिटेड ने 50 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। टाटा लिमिटेड ने 50 करोड़ का बेटा प्रॉफिट कमाया। इस 50 करोड़ के ऊपर जो टैक्स पे करेगा वो कौन पे करेगी? टाटा लिमिटेड करेगी, उसके शेयर होल्डर्स पे नहीं करेंगे। ठीक है, और कंपनी ने टैक्स पे करने के बाद डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, आपको पता लगेगा डिविडेंड के ऊपर भी टैक्स पे करना पड़ता है, मगर वो भी कौन पे करती है? कंपनी पे करती है। ठीक है, डिविडेंड पे कर दिया। अब इस कंपनी में मिस्टर ए, देखिए मैंने इसलिए कहा था उसका ध्यान रखना, मिस्टर ए जो ऊपर आया था, इस कंपनी में मिस्टर ए भी एक शेयर होल्डर है और मिस्टर ए को 15,000 का डिविडेंड मिलता है। अब समझिएगा, मैंने तो लॉ आपके सामने क्लियर कर दिया था बेटा, अगर एक इनकम एक व्यक्ति के हाथ में टैक्सेबल हो चुकी है तो कुछ एक्सेप्शनल केसेस को छोड़कर वो दूसरे व्यक्ति के हाथ में फिर टैक्सेबल नहीं होती। अब समझिएगा, ये 50 करोड़ रुपए पर जो टैक्स है वो किसने पे किया? टाटा लिमिटेड पे करेगी एज कंपनी। ठीक है, जब कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है तो उसके ऊपर एक और टैक्स लगता है जिसको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स कहते हैं। ठीक है, मतलब कंपनी ने जो पैसा कमाया उसके ऊपर ऑलरेडी टैक्स पे कर चुकी है, कंपनी जब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रही है तो उसके ऊपर भी कंपनी टैक्स पे कर चुकी है। तो जनरली जो डिविडेंड रिसीव करता है उसके हाथ में डिविडेंड टैक्सेबल नहीं होता। हाँ, एक लिमिट होती है 10 लाख रुपए की, वो आगे में पढ़ेंगे। ठीक है, वो बड़े शेयर होल्डर्स के लिए। तो अगर एक छोटा शेयर होल्डर है, 10 लाख रुपए तक का, उसको अगर डिविडेंड मिल रहा है तो वो टैक्स फ्री होता है, उसको टैक्स पे नहीं करना होता। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पर। अब मिस्टर ए, दोबारा इसी एग्जांपल को बेटा ले रहा हूं, मिस्टर ए ने इंडिविजुअल कैपेसिटी में जो जॉब करके पैसा कमाया वो मिस्टर ए के हाथ में टैक्सेबल है। ठीक है, मगर मिस्टर ए जिस एचयूएफ में मेंबर है, एचयूएफ अगर पैसा कमाती है तो एचयूएफ टैक्स पे करेगी, मिस्टर ए टैक्स पे नहीं करेंगे। रादर एचयूएफ से जो शेयर मिस्टर ए को मिलेगा वो टैक्स फ्री रहेगा। मिस्टर ए जिस कंपनी के शेयर होल्डर हैं, ठीक है, वो कंपनी जब पैसा कमाती है तो टैक्स पे करने की जिम्मेदारी कंपनी की होगी, शेयर होल्डर्स की नहीं है। रादर जो डिविडेंड मिस्टर ए को कंपनी से मिल रहा है अप टू 10 लाख रुपीस, वो क्या होता है? वो टैक्स फ्री होता है। ठीक है जी, चलिए, तो इसका मतलब अब 3 तरह के टैक्स पेयर हो गए, इंडिविजुअल, 3 तरह के टैक्स पेयर हो सकते हैं, इंडिविजुअल, एचयूएफ एंड कंपनी टैक्स पेयर हो सकते हैं। अगर ये टैक्स पे करेंगे तो ये एसएससी भी बन जाएंगे, मतलब मिस्टर ए अगर टैक्स पे करेंगे तो वो पर्सन एसएससी भी बन जाएंगे। एचयूएफ की इनकम अगर एग्जाम्पशन लिमिट को क्रॉस करती है तो वो टैक्स पे करेगी, वो एसएससी भी बन जाएगी। अगर एक कंपनी की इनकम एग्जाम्पशन लिमिट को क्रॉस करती है, वो टैक्स, कंपनी की एग्जाम्पशन लिमिट 0 होती है, पढ़ाऊंगा आगे। ठीक है, मतलब कंपनी को टैक्स पे करना पड़ेगा, तो कंपनी इन ऑल द केसेस एसएससी बन जाती है। नेक्स्ट, फर्म। अच्छा बेटा, यहां पर इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर वर्ड लिखा गया फर्म, अलग से एलएलपी नहीं लिखा गया। जब आप जीएसटी की तरफ जाएंगे तो वहां पर आपको एलएलपी वर्ड अलग से नजर आएगा, यहां पर वर्ड नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर फर्म में एलएलपी भी शामिल है। यहां पर लॉ में कहीं नहीं लिखा हुआ सेक्शन 231 में, बट जो कंसेप्ट फर्म में एप्लीकेबल होगा वही एलएलपी पर एप्लीकेबल होगा। तो जहां जहां पर पार्टनरशिप फर्म पढ़ेंगे तो माइंड में फिट कर लीजिएगा, ओके, लॉ मेकर इज आल्सो टॉकिंग अबाउट एलएलपी, लॉ मेकर इज आल्सो टॉकिंग अबाउट एलएलपी। ठीक है, तो अंडर इनकम टैक्स एक्ट एलएलपी के लिए कुछ सेक्शन आपको अलग से मिलेंगे जो स्पेसिफिकली एलएलपी पर एप्लीकेबल है। अदरवाइज सारे कंसेप्ट जो फर्म पर एप्लीकेबल है वही एलएलपी पर भी एप्लीकेबल होंगे। ठीक है जी, तो चलिए, फोर्थ कैटेगरी हमारे पास है पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, डेफिनेशन पढ़ी थी ना, 2 और मोर पर्सन ब्ला ब्ला ब्ला, तो वो डेफिनेशन यहां नहीं करा रहा हूं, आपको याद भी नहीं करनी है। तो अंडर इनकम टैक्स एक्ट पार्टनरशिप एक सेपरेट आर्टिफिशियल पर्सन है जो रिप्रेजेंट की जाती है थ्रू इट्स पार्टनर्स। पार्टनरशिप फर्म जो भी इनकम अर्न करती है उसके ऊपर टैक्स पे करने की जिम्मेदारी उसके पार्टनर्स की होती है। ठीक है, सॉरी, जो पार्टनरशिप फर्म जो भी इनकम अर्न करती है उसके ऊपर टैक्स पे करने की जिम्मेदारी पार्टनरशिप फर्म की होती है ज्वाइंटली। ठीक है, हाँ, वो आपने पढ़ा हुआ है कि अगर पार्टनरशिप फर्म में जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है, कि अगर पार्टनरशिप फर्म
से कोई पैसा रिकवर नहीं हो सकता, वो पार्टनर्स पे करते हैं, वो सेकेंडरी है, ठीक है। बट प्राइमरली पार्टनरशिप फर्म जो टैक्स पे करेगी, पार्टनरशिप फर्म जो इनकम अर्न करेगी, उस पर टैक्स कौन पे करेगा? पार्टनरशिप फर्म के प्रॉफिट से ही बेटा टैक्स पे होगा, ठीक है। जब तक ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट नहीं हो जाते कि फर्म इंसॉल्वेंट हो गई, तो वहां पर पार्टनर का रोल नहीं आएगा, ठीक है। अदरवाइज आपने पढ़ा हुआ है कि पार्टनरशिप फर्म में लायबिलिटी अनलिमिटेड है, बट एलएलपी में तो वो भी लिमिटेड होती है, ठीक है। तो फर्म की इनकम पर टैक्स कौन पे करेगी? पार्टनरशिप फर्म। और जो पार्टनर्स को प्रॉफिट मिलेगा वो पार्टनर्स के हाथ में क्या होना चाहिए? टैक्स फ्री। बता रहा हूं बार बार कि जिस इनकम पर एक बार टैक्स पे हो चुका है उस पर जनरली दोबारा टैक्स पे नहीं होता, ठीक है। तो फर्म ने अगर मान लीजिए एक फर्म है, ठीक है, फर्म ने 10 लाख रुपए अर्न किए हैं, ठीक है, इसके दो पार्टनर्स हैं, से चलो 5-6 पार्टनर कर देते हैं पार्टनर्स, इसमें एक्स है, वाई है, जेड है, ए है, बी है, सी है, ठीक है। 10 लाख रुपए। तो बेटा इस 10 लाख रुपए के ऊपर जो टैक्स पे करेगी ना, वो कौन पे करेगी? फर्म। ए को अपने हिस्से का जो प्रॉफिट मिला, ए को अपने हिस्से का जो प्रॉफिट मिला, मान लो वो 1 लाख रुपए मिला, क्योंकि फर्म की इनकम पर ऑलरेडी पार्टनरशिप फर्म टैक्स पे कर चुकी है, तो जो शेयर ऑफ प्रॉफिट होता है, शेयर इन प्रॉफिट, ठीक है, वो मिस्टर ए के हाथ में क्या होगा? टैक्स फ्री। तो समझिएगा, मिस्टर ए केवल अपने 5 लाख पर टैक्स पे कर रहे हैं जो उन्होंने जॉब करते हुए कमाया था। मिस्टर ए एचयूएफ की इनकम पर टैक्स पे नहीं करेंगे, नो, उनकी जिम्मेदारी नहीं है। मिस्टर ए जिस कंपनी की शेयर होल्डर है उस कंपनी की प्रॉफिट पर वो टैक्स पे नहीं करेंगे, नो, कंपनी की लायबिलिटी है। मिस्टर ए एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर भी हैं, स्लीपिंग पार्टनर ने सिर्फ पैसा लगा रखा है, तो वहां से जो प्रॉफिट मिलेगा उस पर टैक्स पे करने की जिम्मेदारी पार्टनरशिप फर्म की है। मिस्टर ए की वो इनकम है मगर उस पर वो टैक्स पे नहीं करेंगे, ठीक है ना। वो 10 लाख रुपए के ऊपर टैक्स पे करेंगे क्योंकि फर्म की लायबिलिटी है, और वो 1 लाख रुपए के ऊपर टैक्स पे नहीं करेंगे क्योंकि, ये कर लो आगे डिटेल में पढ़ने के लिए मिलेगा, बट समझ लो पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म से जो प्रॉफिट, मैं इंटरेस्ट और सैलरी की बात नहीं कर रहा क्योंकि उसका ट्रीटमेंट अलग होता है, पीजीपी में पढ़ाऊंगा, ठीक है। पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म से अगर कोई प्रॉफिट मिलता है तो वो टैक्स फ्री होता है क्योंकि वो फर्म के हाथ में ऑलरेडी टैक्सेबल हो चुका है, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट। हाँ जी, 2 पॉइंट और आ गए। अब नेक्स्ट में 2 कैटेगरी हमारे पास हैं। कैटेगरी 5 में एओपी एसोसिएशन ऑफ पर्संस एंड बीओआई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। इनको यहाँ मैं डिटेल में नहीं कराऊंगा, अदरवाइज इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन हो जाता है हमारे एग्जाम के लिए, इन डिटेल बेटा ये यूजफुल नहीं है, ठीक है। तो शॉर्ट में समझाऊंगा एओपी एंड बीओआई, एसोसिएशन ऑफ पर्संस एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। पहले समझो, मिस्टर ए प्लस मिस्टर बी एक ज्वाइंट वेंचर कर रहे हैं। मिस्टर ए एंड मिस्टर बी एक ज्वाइंट वेंचर कर रहे हैं। अब समझिएगा, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी एक ज्वाइंट वेंचर कर रहे हैं। ज्वाइंट वेंचर को क्या कहते हैं? टेम्परेरी पार्टनरशिप, मगर ये ज्वाइंट वेंचर है सर, ये पार्टनरशिप फर्म ने इन्होंने क्रिएट नहीं करी। अब मिस्टर ए और मिस्टर बी मिलकर काम कर रहे हैं। समझिएगा, ना तो ये एचयूएफ है, ना तो ये एचयूएफ है, ना इन्होंने कोई कंपनी क्रिएट की है, ना इन्होंने कोई लीगल पार्टनरशिप फर्म क्रिएट की है। अभी तक जितना पढ़ा है सिर्फ उसमें कवर कर रहा हूं, ठीक है। मिस्टर ए एंड बी ग्रुप हो गया ना, तो इंडिविजुअल तो नहीं कह सकते इन्हें, ठीक है, अलग अलग इंडिविजुअल होते हैं, मगर क्योंकि मिलकर काम कर रहे हैं तो मिस्टर ए और मिस्टर बी एक ग्रुप है। मगर क्या है ये ग्रुप एचयूएफ है? जी नहीं, ये एचयूएफ नहीं है। क्या इस ग्रुप को हम कंपनी कहेंगे? नहीं, इन्होंने कंपनी भी क्रिएट नहीं करी। क्या इन्होंने पार्टनरशिप फॉर्म की? इन्होंने पार्टनरशिप भी फॉर्म नहीं करी। इन्होंने क्या करा? ज्वाइंट वेंचर। दे आर वेरी हैप्पी, कहते हैं सर आपने तो कहा था बच नहीं सकते सर, हम तो बच गए। देखो, ना तो हम इंडिविजुअल की कैटेगरी में फॉल करते हैं, ना हम एचयूएफ है, ना हम कंपनी है, ना फर्म है। सर हम पैसा कमाएंगे, बट क्योंकि हम पर्सन की डेफिनेशन में कवर ही नहीं होते तो हम एसएससी बन ही नहीं सकते। सर अब बताओ कैसे टैक्स लोगे? भाई मजे आ गए। तो मिस्टर ए और मिस्टर बी ने तोड़ निकाली इनकम टैक्स एक्ट का। बट याद है मैंने आपको पहले क्या कहा था कि आप कि किसी भी तरीके से आप इनकम अर्न करें, ग्रुप बनाकर, विदाउट ग्रुप, नेचुरल हो, आर्टिफिशियल हो, पर्सन की डेफिनेशन में हर तरह की एंटिटी शामिल हो जाती है। अब जरा ध्यान से समझिएगा। इनकम टैक्स ने कहा बेटा इधर आओ, बहुत खुश हो गए, अब मेरी बात सुनो। देखो मिस्टर ए तुम कौन हो? इंडिविजुअल। अच्छा मिस्टर बी तुम कौन हो? इन्होंने कहा सर हम इंडिविजुअल। तो उन्होंने कहा देखो भाई, तुम
एचयूएफ नहीं हो, मान लिया। तुमने कंपनी भी फॉर्म नहीं करी, ये भी मान लिया। तुमने पार्टनरशिप फर्म भी नहीं बनाई, ये भी मान लिया। उन्होंने कहा मगर देखो पॉइंट नंबर 5 पढ़ो। आप हो इंडिविजुअल, मोर देन वन इंडिविजुअल, हम आपको नाम देंगे बीओआई, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। तो बेटा जब दो या उससे ज्यादा इंडिविजुअल मिलकर काम कर रहे हैं, अगर वो एचयूएफ नहीं है, अगर वो कंपनी नहीं है, अगर वो फर्म नहीं है, तो वो क्या बन जाएंगे? वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन बन जाएंगे। वो क्या बन जाएंगे? सॉरी, वो क्या बन जाएंगे? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बन जाएंगे। ठीक है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बन जाएंगे। एक और एग्जांपल देखो, मिस्टर ए एंड XYZ प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने एक जॉइंट वेंचर किया। अब यहां पर इन्होंने कहा देखो भाई मिस्टर ए आप कौन हो? इंडिविजुअल, और XYZ प्राइवेट लिमिटेड क्या है? कंपनी। अब मुझे पहले ये बताओ, क्या ये इंडिविजुअल की कैटेगरी में भी नहीं आ सकती? क्योंकि बेटा मोर देन वन है। इन्होंने एचयूएफ भी क्रिएट नहीं करी, हो ही नहीं सकती। इन्होंने एक कंपनी भी क्रिएट नहीं करी, बच गए। इन्होंने फर्म भी क्रिएट नहीं करी, बच गए। बेटा हम इन्हें बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स भी नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि इसमें से एक इंडिविजुअल है और एक कंपनी है। इनकम टैक्स ने कहा भाई अब मेरी बात दोबारा सुनो, खुश होने की जरूरत नहीं है। इंडिविजुअल तुम भी पर्सन हो, जी हाँ। कंपनी तुम भी पर्सन हो, जी हाँ। हाँ बेटा क्या नाम देंगे इनको? छोड़ेंगे नहीं किसी को भी। आप किसी भी फॉर्म में एंटिटी क्रिएट कर लीजिए, इसको क्या कहा जाएगा? आपको नाम दिया गया एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्संस। अरे भाई नाम दे दो ना, एक इंडिविजुअल है दूसरा नॉन इंडिविजुअल है, मगर दोनों ही क्या है? पर्सन है, तो इनको नाम क्या दिया गया? एसोसिएशन ऑफ पर्सन। तो आप कैसे भी काम कर लीजिए, छोड़ेंगे नहीं। अच्छा एक चीज और समझिएगा बेटा, जो बीओआई है ना, इसको आप एओपी कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इंडिविजुअल भी पर्सन है, दोनों इंडिविजुअल क्या है? पर्सन। तो बीओआई को आप एओपी कह सकते हैं, मगर एओपी को आप बीओआई नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि यहां पर इंडिविजुअल है, नॉन इंडिविजुअल है। तो एवरी बीओआई इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड एओपी। हर बीओआई को आप एओपी तो कहेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है तो आप इंडिविजुअल है तो पर्सन भी तो हो ना। बट एओपी को आप बीओआई नहीं कह सकते, क्योंकि अगर वो ऑलरेडी इंडिविजुअल होते तो पहले हम उसको क्या कहते हैं? बीओआई कहते हैं। समझ रहे मेरी बात? ओके। अभी चीज को और समझिएगा, टेक्निकली क्या होता है। ठीक है, सिर्फ समझ लीजिएगा, आपके एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं बनेगा। जनरली क्या होता है, जब कोई ट्रस्ट क्रिएट की जाती है, जब कोई ट्रस्ट क्रिएट की जाती है, ठीक है, तो उसको बीओआई की फॉर्म में किया जाता है। मगर जब कोई बिजनेस पर्पस से इंडिविजुअल मिलते हैं तो उस बीओआई को एओपी की तरह ट्रीट किया जाता है। समझ रहे हैं? अब समझिएगा, मान लीजिए मिस्टर ए है, ठीक है, मिस्टर ए है, मिस्टर ए इज ऑन डेथ बेड। मूवीज देखते हैं ना, बहुत सारी मूवीज में होता है, अब शायद कम हो गया, पहले तो बहुत सारी मूवीज में होता था। एक अमीर आदमी है, उसकी वाइफ ऑलरेडी मर चुकी है, घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, करोड़पति है, ठीक है। जब वो डेथ बेड पे होता है, हॉस्पिटल में होता है, तो अपने वकील को बुलाता है, एक विल बनाता है, और विल में 2-3 लोगों को ट्रस्टी बना देता है और अपनी प्रॉपर्टी पूरी उनके हवाले कर देता है और मर जाता है, ठीक है। और बाद में क्या कहते हैं कि जब बच्चे 18 साल के हो जाएंगे तो जो प्रॉपर्टी है वो ट्रस्ट डिसॉल्व हो जाएगी और पैसा किसको मिल जाएगा? वो बच्चों को मिल जाएगा, ठीक है। और वो फिर विलन बन के बच्चों को मारने के पीछे लगा रहता है। चलिए ये तो जोक्स हो गए, मगर समझिए बेटा कंसेप्ट। वहां पर जो 2-3 लोगों को, मान लीजिए उस मरते हुए व्यक्ति ने एक क्या करा, अपने वकील को और अपने छोटे भाई को ट्रस्टी बना दिया, ठीक है। तो जनरली बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में क्या होता है, जहां पर इंडिविजुअलों को, जहां पर इंडिविजुअल्स को एक तीसरा व्यक्ति इकट्ठा लेकर आता है और नॉन प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव होता है। तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल का ऑब्जेक्टिव जनरली प्रॉफिट मेकिंग नहीं होता। तो यहां पर जो ट्रस्ट बनाई गई है, ठीक है, ट्रस्ट बनाई गई है, उसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मोटिव नहीं है, सिर्फ प्रॉपर्टी की देखभाल करना है और जब तक बच्चे बड़े नहीं हो जाते उस प्रॉपर्टी को कैरी करना है। समझ रहे हैं? तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है। बट जब इंडिविजुअल इंटेंशनली मिलकर कोई काम कर रहे हैं विदाउट फॉर्मिंग कंपनी, फर्म, एचयूएफ, ठीक है, तो उस बीओआई को हम जनरली क्या नाम देते हैं? एसोसिएशन ऑफ पर्सन का नाम देते हैं। ठीक है जी, ओके। इतना सफिशिएंट है, इससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। तो अगर एओपी इनकम अर्न करिए तो टैक्स एओपी पे करेगी, अगर बीओआई इनकम अर्न करिए तो टैक्स बीओआई पे करेगा। तो मान लीजिए मिस्टर ए और मिस्टर बी
या मिस्टर ए एंड XYZ लिमिटेड कोई ज्वाइंट वेंचर अर्न करे तो उस पर जो इनकम अर्न होगी वो जो रिटर्न जाएगी, जो टैक्स पे होगा, वो एओपी के नाम से होगा। और यहां पर भी सेम कंसेप्ट है, जो मिस्टर ए को प्रॉफिट मिलेगा, जो मिस्टर बी को प्रॉफिट मिलेगा, जो XYZ प्राइवेट लिमिटेड को प्रॉफिट का शेयर मिलेगा, वो उनके हाथ में टैक्स फ्री होगा क्योंकि वो ऑलरेडी टैक्सेबल हो चुका है। तो यहां पर दोबारा मैं बात कर रहा हूं, मिस्टर ए ने जो सैलरी ली थी कंपनी से 5 लाख, वो उनके हाथ में टैक्सेबल हो गया एज एन इंडिविजुअल। मिस्टर ए जिस एचयूएफ के मेंबर थे, टैक्स पे करने की जिम्मेदारी एचयूएफ की है, मिस्टर ए की नहीं है। मिस्टर ए को जो प्रॉफिट मिलेगा वो टैक्स फ्री। मिस्टर ए जिस कंपनी के शेयर होल्डर हैं, उस कंपनी के प्रॉफिट पर टैक्स पे करने की जिम्मेदारी कंपनी की है, मिस्टर ए की नहीं है। रादर जो डिविडेंड मिल रहा है 10 लाख रुपए तक, वो मिस्टर ए के हाथ में टैक्स फ्री है। मिस्टर ए जिस पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है, उस फर्म के प्रॉफिट पर टैक्स पे करने की जिम्मेदारी फर्म की है। जो प्रॉफिट मिस्टर ए को मिलेगा वो उनके हाथ में टैक्स फ्री है। मिस्टर ए अगर एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बीओआई के पार्ट हैं, तो जो भी इनकम एओपी या बीओआई की होती है उस पर टैक्स पे करने की जिम्मेदारी एओपी एंड बीओआई की है, बल्कि जो प्रॉफिट मिस्टर ए को मिलेगा वो उनके हाथ में टैक्स फ्री हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, लोकल अथॉरिटी। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट है लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी जो स्टेट लेवल पर जो अथॉरिटीज़ हैं काम करती हैं, जैसे दिल्ली में हमारे पास हैं एमसीडी, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली। ठीक है, मुंबई में शायद बॉम्बे या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, बीएमसी शायद उसको कहा जाता है, ये अब नाम चेंज हो गया। और ठीक है, ये हर स्टेट में, हर सिटी में भी अलग अलग ये हो सकते हैं, जो स्टेट लेवल पर ही काम करती हैं। दिल्ली में एक और है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, एक ऐसी अथॉरिटी जो स्टेट लेवल पर या सिटी लेवल पर काम कर रही है बेटा, उसे कहा जाता है लोकल अथॉरिटी। शहर में ग्राम पंचायत है, सॉरी, शहर में लोकल अथॉरिटी होती है। ठीक है, लोकल अथॉरिटी होती है जैसे म्यूनिसिपैलिटी। ठीक है, गांव में ग्राम पंचायत लोकल अथॉरिटी का काम करती हैं। और जो छावनी एरिया होता है, मिलिट्री एरिया, वहां पर कंटेनमेंट बोर्ड होता है जो लोकल अथॉरिटी का काम करता है। ठीक है, जो उस एरिया की देखभाल करती है। तो स्टेट लेवल पर जैसे मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, वो लोकल अथॉरिटी क्या हो गई, म्यूनिसिपैलिटी हो गई। आपके स्टेट में भी या सिटी में वो म्यूनिसिपैलिटी कहलाएगी। गांव में वो ग्राम पंचायत होती है, और मिलिट्री एरिया में वो क्या होती है, कंटेनमेंट बोर्ड, जिसको आप कैंट कहते हैं, कंटेनमेंट बोर्ड होता है। ठीक है, तो इनकी इनकम भी चार्जेबल टैक्स होती है। श्योरली इनको एग्जाम्पशन मिलती है। ठीक है, इनको एग्जाम्प्ट रखा गया है, वो आगे की बात है। देखो, अभी ऑब्जेक्टिव है कि कौन कौन व्यक्ति से टैक्स डिमांड किया जा सकता है। बाद में हम देखेंगे कि बहुत सारे इंडिविजुअल हैं जिनसे टैक्स को एग्जाम्प्ट कर दिया गया। भाई पहले कवर कर लो, बाद में देखेंगे टैक्स लेना या नहीं लेना। तो पहले तो का लोकल अथॉरिटी पर्सन है, क्यों? क्योंकि अगर पर्सन मानेंगे नहीं तो फ्यूचर में टैक्स डिमांड कर ही नहीं पाएंगे हम, समझ रहे हैं? ओके, लास्ट पॉइंट बेटा, every other artificial judicial person, every other artificial judicial person not included above, not included above। अरे भाई, कंपनी भी तो आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, फर्म भी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, एओपीवाई, ये सब आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। नेचुरल ह्यूमन बीइंग तो केवल एक था, इंडिविजुअल। तो कहते हैं आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन नॉट इंक्लूडेड अबव, क्योंकि अगर आप इंडिविजुअल हैं तो ऑलरेडी आप कवर हो गए। ठीक है, आप ऊपर कवर हो गए। तो आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन जो ऊपर शामिल नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट 7 कैटेगरी में तो हो ही जाएगा। देखिए, दो तरह के पर्सन है, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। ठीक है, पहला नेचुरल, दूसरा आर्टिफिशियल। अगर आप नेचुरल हैं तो कैटेगरी 1 में कवर हो गए। अगर आप आर्टिफिशियल हैं तो या तो एचयूएफ में कवर होंगे, या किस में कवर होंगे, कंपनी में या फर्म में या एओपी बीओआई में या फिर लोकल अथॉरिटी। और अगर आप किसी चांस से कैटेगरी 2, 3, 4, 5, 6 से बच गए तो भाई 7th है ना, एवरी अदर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। इसलिए मैंने कहा था कि आप किस एंटिटी किसी भी फॉर्म में काम करे बेटा इंडिया में, वो पर्सन तो बन ही जाएगा। गवर्नमेंट किसी से भी टैक्स छोड़ना नहीं चाहती। ठीक है, और जिनसे टैक्स छोड़ना चाहती है बाद में उनको हम एग्जेम्प्ट कर देंगे। ठीक है, वो सेक्शन 10 में पढ़ेंगे, सेक्शन 10, 11, 12, 13 में आएगा एग्जाम्पशन। ठीक है, तो एवरी अदर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल समझ रहे हैं, समझाया था। ठीक है, जो किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा रिप्रेजेंट होता है। जुडिशियल, जिसके ऊपर केस किया जा सकता है, पर्सन हु कैन सू एंड कैन बी स्यूड। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, मैं दिल्ली में हूं तो मेरे पास दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्जांपल आता है। ठीक है, आप अपनी स्टेट में कोई यूनिवर्सिटी लीजिए, जैसे मेरठ में है, नाम बोल रहा हूँ, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी। ठीक है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है हरियाणा में।
महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी है, पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, ठीक है। अब नॉर्थ के हैं, साउथ के मुझे इतना आइडिया नहीं है। तो बेटा ये जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं जरा समझिएगा जरा ध्यान से। ये यूनिवर्सिटी क्या इंडिविजुअल है? जी नहीं। क्या ये HUF है? जी नहीं। क्या इन्होंने कोई कंपनी फॉर्म की है? जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है शायद, बट वो भी कंपनी फॉर्म नहीं करती क्योंकि कंपनी की इनकम टैक्सेबल होती है, ठीक है। क्या ये फर्म है? जी नहीं, ये फर्म बनाकर भी काम नहीं करती। क्या ये एज अ AOP या BOI काम करती हैं? जनरली ये AOP भी नहीं क्रिएट करती, ठीक है। क्या ये लोकल अथॉरिटी है? जी नहीं, लोकल अथॉरिटी भी नहीं है। तो बेटा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली क्या कहलाएगी? यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली क्या है? आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली क्या है? आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ठीक है। ट्रस्ट, ट्रस्ट वैसे तो ट्रस्ट बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में कवर हो जाती है, वैसे तो ट्रस्ट बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में कवर हो जाती है, बट अगर किसी कारण से ट्रस्ट BOI में कवर नहीं होती, मतलब पॉइंट नंबर 5 में कवर नहीं होती, तो बेटा वो फिर पॉइंट नंबर 7 में तो आ ही जाएगी, ठीक है, आ ही जाएगी। जैसे चैरिटेबल ट्रस्ट होती हैं, ठीक है, रिलीजियस ट्रस्ट होती है। पॉलिटिकल पार्टी, अब आप कहेंगे सर पॉलिटिकल पार्टी बिजनेस कोई करती है। बिल्कुल ठीक है बेटा, पॉलिटिकल पार्टी बिजनेस नहीं करती, कहने के लिए नहीं करती ना, बाकी हम सबको पता है। ओके, पॉलिटिकल पार्टी कोई बिजनेस नहीं करती, मगर पॉलिटिकल पार्टी को इनकम कहां से मिलती है? पॉलिटिकल पार्टी की जो सोर्स ऑफ इनकम होता है बेटा, वो मेन 3 सोर्सेज होते हैं। एक तो होती है जो डोनेशन उनको मिलती है, दूसरा अगर उन्होंने कोई प्रॉपर्टी परचेज की हुई है जो किराए पे चढ़ाई हुई है तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी उनकी मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है, ठीक है। दो, जब वो कोई प्रॉपर्टी को सेल करती है तो उस पर होने वाला कैपिटल गेन होता है। अगर उन्होंने बैंक में पैसा जमा कराया है तो बैंक से इंटरेस्ट मिलेगा। हाँ, उनके पास 2 इनकम नहीं होती जनरली, कौन सी? एक सैलरी नहीं होगी और दूसरा बिजनेस इनकम नहीं होगी, मगर उन्हें हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हो सकती है, कैपिटल गेन से इनकम हो सकती है और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इनकम हो सकती है। आगे पढ़ेंगे 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो उनके पास इन 3 सोर्स से इनकम हो सकती है। डोनेशन से हो सकती है, डोनेशन से हो सकती है, और रेंटल इनकम हो सकती है, या इंटरेस्ट इनकम जनरली उनको हो सकती है। अब ये हम पढ़ेंगे कि पॉलिटिकल पार्टी किस कैटेगरी में कवर होती है? आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। क्योंकि वो AOP में इसलिए नहीं आती क्योंकि वो मिले अपनी इंटेंशन से। देखो BOI में जनरली कौन कवर होता है, समझना मेरी बात। BOI में कवर होता है जो किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा इंडिविजुअल साथ ले आए गए हैं, मगर पॉलिटिकल पार्टी में तो लोग इंटेंशनली साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मगर AOP में ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्निंग। यहाँ पर प्रॉफिट अर्निंग नहीं है, तो जनरली जो पॉलिटिकल पार्टी है वो हमारी AOP की कैटेगरी में फॉल नहीं कर पाती। तो कहां आ जाएंगी बेटा? वो कैटेगरी नंबर 7 में आ जाएंगी। कवर कर लिया। बाद में पढ़ेंगे कि बेटा ये जितने भी एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं ना, इनकी इनकम क्या होती है? टैक्स फ्री होती है। मगर पहले कवर किया गया है कि हम आपको कंडीशंस देंगे। आप पर्सन हैं, हम आपसे टैक्स चार्ज नहीं करेंगे, मगर कुछ कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन पूरी करते तो टैक्स पे मत करना, कंडीशन पूरी नहीं करते तो टैक्स पे करना पड़ेगा। तो बेटा याद रखिएगा, हर व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह, मतलब इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, आर्टिफिशियल एंड नेचुरल पर्सन, जो पैसा कमा सकता है उन सभी को पर्सन के डेफिनेशन में शामिल किया गया है, सो दैट फ्यूचर में उनसे टैक्स डिमांड किया जा सके। और जिन लोगों से या जिन एंटिटीज से, जिन कंपनी से हम टैक्स चार्ज नहीं करना चाहते, उनको स्पेसिफिकली सेक्शन 10, 11, 12, 13 में एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। ये मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो पर्सन की डेफिनेशन का मेन ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये है कि हर उस व्यक्ति या व्यक्तियों के ग्रुप को शामिल करना जिनसे टैक्स डिमांड किया जा सकता है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ कवर करूंगा डेफिनेशन ऑफ SSC। उसे पढ़ने के लिए पहले पर्सन के डेफिनेशन को अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी। टिल देन कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट।